क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? धीरे धीरे तो अलग ही होता है, धीरे धीरे। और ये है लगभग समुद्र तल से 12,000 फीट ऊंचाई पे। बहुत सारे लोग तो बेचारे उल्टियाँ कर रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, जिन्हें आदत नहीं है। बेचारे जो घोड़े हैं, खच्चर हैं, ये सर्दी से मर भी जा रहे हैं कितने। अभी तक लगभग 100 लोगों की डेथ हो चुकी है बीपी के कारण। ये ऑक्सीजन बीपी लो या हाई के कारण। बीपी या हाई या लो, क्योंकि बहुत ऊंचाई है ना। पिछले मंडे को हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की थी 4:30 सुबह 4:30 बजे, और तब जाके हम लोग पहुँचे शाम को 4:30 बजे। मतलब हम तो बीच में 3-4 घंटे, बारिश बहुत तेज़ थी तो रुक गए थे, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। लोग बाग जीवन में एक बार नहीं जा पाते, मैं 2 बार चला गया है। हाँ, जब तक जिंदा रहेंगे जाते रहेंगे, क्या दिक्कत है। फिर नेक्स्ट डे नीचे उतरे, फिर वही 20 आते हुए आसान लगा। आते हुए तो बहुत जल्दी आ गए थे हम। आते हुए फिर आदत भी है जो शॉर्टकट वगैरह पे चलने की ना, तो पहाड़ पे जो थोड़ा थोड़ा रास्ते बने हुए, तो इनसे उतर भी गए। तो आते हुए तो 5-5.5 घंटे में उतर गए थे। जाना था फिर उधर से बद्रीनाथ भी, लेकिन फिर बारिश का ये था अलर्ट ना पहाड़ में। अब सोचा कि बारिश में फंस गए फिर दिक्कत है। फिर थोड़ा सा यहाँ का मुझे कॉल आया, जो एक रजनीश सर रहते हैं, उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो फिर मुझे निकलना पड़ा। नहीं तो मैं आना था बुधवार को। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने हमें होमवर्क नहीं दिया, तो तुम्हें तो फ्री छोड़ा था मैंने मज़े करने के लिए, खाओ पियो ऐश करो और क्या। एक सीट देखूंगा ये एक्स्ट्रा निकलवा के, इसको मैं सॉल्यूशन करा दूंगा पीपीटी के रूप में करवा के ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक नोटबुक दिखाना मुझे। तो शुरू करें फिर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता। देखिए, जो कैपेसिटेंस होता है, जो धारिता होती है, ये तो एक गुण या प्रॉपर्टी कहलाती है। ओरिजिनल में बेटा हम लोग बनाते हैं एक संधारित्र,
जिसे कैपेसिटर नाम देते हो। और ये मानोगे संधारित्र बनाना बहुत आसान है। ये कहा गया है बेसिक परिभाषा में कि जब भी किन्हीं दो चालकों को किसी भी इंसुलेटर मटेरियल से हम लोग अलग रखते हैं, मतलब दो चालक है एक ये और एक ये, इंसुलेटर हवा भी एक इंसुलेटर है, से अलग रखते हैं तो यह एक संधारित्र का रूप लेता है। हमारा यहाँ पर ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि भाई ये चार्ज है या अनचार्ज है, हमारा तो एक बेसिक परिभाषा से मतलब था। और इसकी वह गुण या वह विशेषता जिसके कारण यह आवेश को संचित करता है, स्टोर करता है, उसे हम लोग कैपेसिटेंस का दर्जा देते हैं, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। ओरिजिनल में जैसे प्रतिरोध भी होता है, जैसे हम लोग जनरली रजिस्टर लिखते हैं पहले, तो रजिस्टर हम लोग ये पढ़ते हैं कि भैया कोई भी एक ऐसे पदार्थ का या किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह धारा के बहने का विरोध करता है। इसी प्रकार से हम प्रेरकत्व भी पढ़ते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने आप में धारा में परिवर्तन होने का विरोध करता है। तो जैसे हम RLC लिखते हैं जनरली, ये RL और C जनरली किसी भी पदार्थ के अलग अलग गुण या बिहेवियर को दर्शाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं संधारित्र की, अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने नॉर्मली जो आप पढ़ेंगे कैपेसिटेंस C, इंडक्टर को आप देखेंगे इंडक्टेंस L, प्रतिरोध को पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस R। तो जनरली हमें सबसे पहले लिखना है कि भैया ये कैपेसिटर क्या है। आज ये थोड़ा अजीब सा ही चल रहा है यार। कैपेसिटर या फिर संधारित्र, जब किन्हीं भी दो चालकों को ऐसे लिख लो, जब किन्हीं भी दो समांतर चालकों को किसी चालक से अलग रखते हैं तो यह आवाज तो सही आ रही भाई, तो यह कैपेसिटर कहलाता है तथा इसके आवेश के संचित या फिर स्टोर करने के गुण को कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। है
देखो लिखा, लिख लिया जी। देखो टॉपिक बहुत बढ़िया और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। जैसे हम लोगों ने ये लिखा है कि आवेश को संचित करना, आप खुद ये सोचकर देखिए कि आवेश को आप कहाँ से लाएंगे। अरे दो प्लेट है, आवेश आएगा कहाँ से इन प्लेट में? कैसे आ सकता है आवेश? तुम लोगों की डेली क्लास कितने बजे हो रही थी? सुबह 9 बजे से? नींद आ रही है क्या? फिर सुबह 7 बजे से। एक तो ये कर रहा अरुण ऐसे, एक ये भी कैसे शकल बना रखी इसने नींद वाली, आंखें भी लाल हो रही है। अच्छा दवाई दूई ले लेना। देखो तो अगर हम लोग ये कहें कि आवेश कहाँ से आ सकता है, आवेश तब आ सकता है जब हम सप्लाई कुछ दें। भाई करंट बहेगा तो आवेश आ सकता है। तो यानी कि हम लोगों ने दो चीज़ें यहाँ पर देखी है, और ये ऐसा नहीं है कि भाई किसी स्पेशल कैपेसिटर के लिए ऐसा है, ये प्रॉपर्टी सबके लिए है। अगर आप लोग ये देखें कि ये जो आवेश है ये कहाँ से आ सकता है भाई? समानुपाती। भाई आवेश समानुपाती किसके? धारा के। और धारा किसके समानुपाती है? वोल्टेज V के। तो मैं सिर्फ ये समझने की जरूरत है मान लिया हमने दो बेसिक चीज बेटा ये बना ली, ये कोई भी दो मेटल की प्लेट है। अब इस मेटल की प्लेट में हमने यहाँ पर कोई भी इंसुलेटर भर दिया, और देखो हमेशा याद रखिएगा कि इस इंसुलेटर के आधार पर ही, जनरली इसे हम डाइलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं, तो इसी के आधार पर ही इसका नाम भी होता है। जैसे अगर हम हवा इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे एयर टाइप, हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट टाइप, ठीक है जी। हम पेपर इस्तेमाल करेंगे तो पेपर टाइप, हम माइका इस्तेमाल करेंगे तो माइका टाइप, सेरेमिक इस्तेमाल करेंगे तो सेरेमिक टाइप। तो इसमें इस्तेमाल होने वाले डाइलेक्ट्रिक के आधार पर ही इसका नाम डल जाता है। तुमने ये कहा जी चलिए अभी कैपेसिटर तो है, हमने ये कहा कि हमने यहाँ से सप्लाई देना शुरू किया जी वोल्टेज V से, भाई जोड़ दिया हमने, तो इससे क्या होगा? इससे कुछ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चलो हमने ले लिया जी करंट आई था, भाई करंट जाएगा तभी कुछ आवेश होगा। और हमने ये कहा कि अब इससे यहाँ ये आवेश क्यों हो गया कैपेसिटर में, अभी बना देंगे इधर पॉजिटिव निगेटिव, वो भी बताएंगे, अभी पहले बेसिक को देख लो। तो जनरली हम लोग ये लिखते हैं, ओरिजिनल में अगर हम बात करते हैं कि Q कहाँ से आता है, I से, I कहाँ से आता है? V से, यही तो होता। तो हमने डायरेक्टली ये लिख लिया कि Q जो समानुपाती है, Q समानुपाती है यहाँ V। अब देखो अगर आपने प्रतिरोध को भी देखा होगा तो जनरली प्रतिरोध भी जब आप ओरिजिनली देख कर आए थे, जहां हम लोगों ने बहुत अच्छी सी एक 2-3 लाइनें की डेरिवेशन की थी, और मैंने कहा था यहां से पैदा हुआ था ओम का नियम, तो वहां आपने जो रजिस्टर R था प्रोपोर्शनल की बजाय फिर आपने कांस्टेंट लिया था, और उसे आपने जाना था कि ये था प्रतिरोध R। अरे जिसमें J बराबर न्यू ये सब करके डेरिवेशन करवाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ फिर हम लोग ये कहते हैं कि Q इज इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं हम लोग C, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट C इंटू और V। अब C जो हमने कांस्टेंट लिया है, C हमारे लिए कहलाता है ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस यानी कि धारिता। अब ये सोचो अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा है, कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो कम वोल्टेज से भी अच्छा चार्ज स्टोर हो सकता है। अगर कैपेसिटेंस कम है तो भाई ज़्यादा वोल्टेज से भी कम चार्ज स्टोर होगा। तो यानी हाई कैपेसिटेंस ये डिनोट कर रहा है अभी कि देखो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू V। तो यानी कि चार्ज दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ इसके आधार पर। एक क्या कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
ठीक है जी। अभी हमें ना किसी सूत्र पर जाना कि C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी, अभी कुछ नहीं समझना। अभी सिर्फ ये पॉइंट को क्लियर करिए कि जो आवेश है वो दो तरीके से यहाँ स्टोर हो सकता है, दो अलग अलग गुण के कारण स्टोर होगा। एक जो सप्लाई दिया और एक उसका खुद का एक कंस्ट्रक्शन। क्यों कंस्ट्रक्शन? इसलिए हम कहेंगे कि किसी कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस हाई बना दे, अब हाई कैसे बना सकते हैं? हाई बना सकते हैं इस डाइलेक्ट्रिक के कारण, इसकी प्लेट के बीच की दूरी के कारण। तो अगर कैपेसिटेंस उच्च है तो ये गारंटी है कि उसमें आवेश ज़्यादा संचित हो सकता है। दूसरा बिंदु ये है कि यदि आप सप्लाई पर ज़्यादा वोल्टेज दें तो फिर ये भी गारंटी है कि उसमें ज़्यादा जो चार्ज है वो स्टोर किया जा सकता है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू V, एक तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना कैपेसिटर का कोई अभी कंस्ट्रक्शन की बात हुई है, मतलब बनावट वगैरह का कोई मतलब नहीं है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम कैपेसिटर को बनाने की चर्चा करते हैं, जब हमने ये बनाया तो देखो होता ये है, मान लिया इस तरफ से बैटरी का हमने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया, इसलिए ये बिंदु भी बहुत खास है कि कैपेसिटर जिस दिशा में चार्ज होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होता है। तो जब हमने यहाँ से पॉजिटिव जोड़ दिया है, अब इसमें जो भी ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जो भी ये भरा हुआ है भाई, करंट चलने की डायरेक्शन ये है, करंट चलने की डायरेक्शन ये है। तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर, यानी कि इस वाली प्लेट पर, यहां पर कौन सा चार्ज होना तय है भाई? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहां पर कौन सा चार्ज हो गया जी? एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये चार्ज होने की कहानी थी। जब ये चार्ज हुआ है, यानी कि यहां पर लिख लीजिए चार्जिंग मोड पे। अभी चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो बहुत लंबा हिसाब किताब है इसका, तो यहां हमने कहा जी ये तो चार्जिंग वाली कहानी थी। अब ये सोचिए जरा, होता क्या है कि मान लिया हम डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा जी देखो जी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है जी, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव है। अब डिस्चार्ज सप्लाई के क्रॉस तो होता नहीं, डिस्चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ लोड लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, जब कुछ ना कुछ लोड लगाने की आप बात करेंगे, आपने कहा जी हमने यहाँ पर रजिस्टर आर ले लिया। रजिस्टर आर का मतलब और कुछ नहीं है बेटा, आपने कोई भी लोड ले लिया, तो जो भी चार्ज यहाँ पर स्टोर हो रखा है, जो भी चार्ज यहाँ पर आपने स्टोर किया हुआ है, अब ये लोड के क्रॉस में होना डिस्चार्ज है। अब हम ये पढ़कर आते हैं कि भाई जब भी डिस्चार्ज की बात करें या पोटेंशियल या वोल्टेज की बात करें, तो वो हमेशा हायर टू लोअर ही बहता है। जब ये चार्ज हो गया तो चार्ज होने का मतलब ये था कि अब वोल्टेज जो V है, वोल्टेज V यहाँ पर आ गई। भाई बैटरी समझ लो, ये बैटरी है, जब ये बैटरी चार्ज होने लगी, होना स्टार्ट हुई, तो भाई करंट इस तरफ जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं करते कि डिस्चार्ज हो रही है और उसी तरफ करंट जा रहा हो, डिस्चार्ज हो रही है तो वहाँ से करंट अब वापस आ रहा है लोड के क्रॉस में। तो अब ये डिस्चार्ज अगर होगी तो ये डिस्चार्ज होना अपना यहाँ पर। तो कैपेसिटर जिस डायरेक्शन में चार्ज होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको दिखाएंगे कि डिस्चार्ज होता है। अब इसमें दो चीज़ें और अपना मेंशन कर लें। जैसे हम लोग बेसिक कैपेसिटर के हिसाब से अगर लिखते हैं या बात करते हैं, देखिए ए जो एरिया है वो कैपेसिटर का एरिया नहीं है, ये प्लेट का एरिया है। जो आपने ये प्लेट इस्तेमाल की है, कंडक्टर इस्तेमाल किया है, ये इसका एरिया है। लिख भी लें इसे, ए का मतलब है प्लेट का क्षेत्रफल, और जो डी है ये बीच की दूरी है प्लेट के। प्लेटों के
बीच की दूरी, हमने यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक या भरा है इसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। ये निर्भर करती है पदार्थ के प्रकार पर, हाई भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और हवा के लिए तो भैया एक होती है। तो एप्सिलॉन आर का मतलब है यहाँ रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता। तो जो हमने ये कांस्टेंट टर्म सी लिखा था, सी बराबर हम लोग देखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन में डी, और इकाई जो हम लिखते हैं वो होती है फैराड। यानी कि जो सी हम लोगों को मिलता है ये परमिटिविटी के समानुपाती, प्लेट के क्षेत्रफल के अनुपाती समानुपाती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बीच की दूरी के। देखो जी, अब वैसे ही नॉर्मली सोच कर देखते हैं यार, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। वैसे नॉर्मली अगर सोचें तो आप ये खुद सोच कर देखिए, प्रॉब्लम हो रही है, घर जा, गर्म पानी पी और थोड़ा लेट जा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फिजिकल फिटनेस सबसे ज़्यादा जरूरी है। आपने कभी ये सोचकर देखा, यार सोचकर ये देखना था बेसिक ऐसे ही, कि अगर कैपेसिटर जैसे प्लेट को दूर ले जाते तो बड़ा बनता, और बड़े में तो ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है ना, तो फिर कैपेसिटेंस वैल्यू तो अच्छा आना चाहिए, यही तो है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सोच लोगे ना यहाँ से, वो तो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार जब आप ये सोच कर देखेंगे डायरेक्टली और इस चीज़ को दिमाग में नहीं लाएंगे, सिर्फ आप ये सोचोगे कि यार डी बढ़ा दे, हम बड़ा कैपेसिटर बना रहे हैं तो बढ़िया होना चाहिए, तो साथ के साथ में ये भी सोच लेना है कि अगर आपने जैसे बीच की दूरी ये बढ़ाते गए है जी, तो आपने चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता की बात कर रहे थे, जो आप सी की बात कर रहे थे, वो इसलिए कम होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा, वो इसलिए कम होगा क्योंकि वहाँ पर जो लिखा है क्यू समानुपाती किसके हैं, सी के समानुपाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो उल्टा बनेगा, मतलब जो दूरी बनेगी, जब दूरी आप बढ़ाओगे तो ये इसके साथ में सी के क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। जितना आप ये करोगे डी, तो वहाँ समानुपाती है, क्यों क्या है, प्रोपोर्शनल टू सी, बीच की दूरी के क्या बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती। बीच की जो दूरी है, कभी आप ये सोचने लगोगे तो कैपेसिटेंस ही बहुत बढ़िया आ गया भाई, बीच की दूरी बढ़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अच्छा चलो, पहले इसे तो यहाँ तक लिख लो फटाफट से। आप लोगों के पास में ये भी रहते हैं कि किसी सिलेंडर का, मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा सवाल आते होंगे तुम पे, आज तक तो कुछ देखा नहीं ऐसा। चलो लिखा दूंगा, इन्हें भी पढ़ लेना। अरे भाई कहाँ रह गया था आज, बस लेट होगी। घर कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, प्रॉपर बादराबाद? हाँ हाँ है, हाँ हाँ जानता हूँ मैं। जब से शेड्यूल बना तब से तो सड़के उड़ के सब बढ़िया हो गए, पहले कोई पूछता भी नहीं था इन्हें।
तो छुट्टी में शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लिए ये सब? अब देखो 15-20 दिन का झटका और लगाते हैं हम क्लास में। वैसे घर बंद भाग जाना बीच में। क्यों भाई, शादी की बात चल रही थी क्या? भाई शादी के लायक तो हो गए तुम लोग, शादी क्या है। आजकल बच्चे माता पिता के इंतजार कहाँ करते हैं, प्यार मोहब्बत का चक्कर होता है। एक जगह है बहुत बढ़िया जहाँ पे तुम्हारी फ्री में शादी हो सकती है। हाँ, एक जगह है सोनप्रयाग से लगभग 15 किलोमीटर दूर, त्रियुगी नारायण, वहाँ भोलेनाथ जी की और पार्वती जी की शादी हुई थी वहाँ। तो उस पर जो जोत जल रही है ना, वो आज तक भी वैसे ही जल रही है। लेकिन हैं क्या, बस लड़की को लेके पहुंच जाऊंगा, फिरे वेरे सब फ्री हो जाते हैं। और क्या भाई, ये सोच के मत जाना कि भाई तुम्हारी घरवाली की व्यवस्था भी वहीं से हो, लेके जाना पड़ेगा साथ में। अरे नहीं नहीं, धारा कैसे बहती है? अब बीच में जो चार्ज आ गया तो चार्ज ने अपना स्थान ले लिया ना। कोई बात नहीं, इसका एक हमारा सेपरेट एक टॉपिक है ना, आपको समझ आया तब बताना। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नहीं नहीं नहीं, एक प्लेट, एक एरिया ऑफ प्लेट, ये एक वाली है ना। अलग अलग एरिया वाली प्लेट को लेते ही नहीं ना। इसका भी कारण है, अलग अलग एरिया वाले को इसलिए लेते हैं, फिर एक पे अलग पोटेंशियल आएगा, दूसरी पे अलग पोटेंशियल आएगा, तो लोड पे धारा बहने की बजाय इसमें बहने लग जाएगी आपस में। अरे ये तो मैंने अभी वैसे ही बनाया, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मेरा अलग टॉपिक है। ये तो तुम्हें दिखाया कि कैपेसिटर देखो ऐसे बनता है कि प्लेट है, इधर सप्लाई दोगे तो पहले ये चार्ज होगा, फिर ये कुछ लोड के अक्रॉस में से डिस्चार्ज कर सकते हो। और ये मानो ये फिलहाल कुछ अन्य चीज़ नहीं पढ़ रहे, ये जो बैटरी रखी ना नॉर्मल, हम इसे पढ़ रहे हैं। जो बैटरी आप पढ़ते हो ना, ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कुछ और थोड़ा ही, कैपेसिटर ही तो है, और क्या। लिख लिया? चलो जी, तो फिर अभी ये चीज आपने सीखी है कि C बराबर में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन में D, इकाई होगी जी फैराड। ये हमारा पैरेलल प्लेट के लिए नॉर्मल फॉर्मूला है जो हमने अभी तक सीखा है। अब देखो, कई बार सवाल इस तरह का घुमा सकता है कि मान लिया, देखो इसके लिखने के तरीके को थोड़ा सा समझिएगा। हम ये कहें कि हमने जो कैपेसिटर बनाया है, हमने इस कैपेसिटर में अलग अलग हिस्से में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये भी तो कर सकते हैं
एक हिस्से में हम कुछ अलग रिलेटिव परमिटिविटी रखें, दूसरे में अलग रखें, तीसरे में अलग रखें। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए जी, D1 में हमने एप्सिलॉन R1 रखा, अरे सापेक्ष विद्युतशीलता अलग रखी, फिर दूसरे हिस्से में हमने एक अन्य पदार्थ को ले लिया, D2 में हमने ये रख लिया, भाई D3 में हमने ये रख लिया। यानी कि हमने एक कैपेसिटर जो बनाया, इसे हमने 3, 4, 5, 6 अन्य अलग अलग तरह के सापेक्ष विद्युतशीलता के पदार्थ को लेकर बनाया। ठीक है जी। अब इसका एक साथ हमें कैपेसिटेंस लिखना है। अभी यही मेन ही चल रहा है, पैरेलल प्लेट वाला ही चल रहा है अभी। तो देखो ये अगर C बराबर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला फॉर्मूला लिखा है, क्या आप इसे ये लिख सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन एप्सिलॉन R, है ना, लिख सकते हैं ना? ओके जी। तो हमने कहा चलिए ठीक है, अगर हम ये लिख सकते हैं तो देखिए जी, इसके लिए कंप्लीट जो फॉर्मूला है C बराबर में, ये तरीका हमेशा याद रखिएगा, बहुत मदद करेगा आपकी। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, पहली चीज ये है कि कैपेसिटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऐसा कोई लेवल डिफाइन नहीं है कि जे में ये आएगा तो ITA में ये नहीं आएगा। ये एक बेसिक टॉपिक है और इसमें कुछ बहुत अच्छे से फॉर्मूले भी आपको देखने को सीखने को मिलेंगे जो आपने अब तक सीखे भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। एप्सिलॉन नॉट A लिख लिया। देखो सिर्फ काम ये करना है, पहले के लिए बीच की दूरी कितनी है, D1 है, और सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन R1, प्लस दूसरे के लिए कितनी है, सापेक्ष विद्युतशीलता, तीसरे के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता। ये इस कॉम्बिनेशन के लिए टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। अब देखो सवाल पर लौटते हैं और एग्जामिनर क्या चित्र देकर आपसे क्या पूछ सकता है। कैसे बात कर रहे हो यार, ये ऊपर है तो D बटे एप्सिलॉन R नहीं लिख सकते थे हम, गणित तो लिया भाई, इसे नहीं हम समझा सकते, नहीं आया छोड़ दो। तुम्हें भी नहीं आया भाई, ये और ये अलग अलग फॉर्मूला है क्या? है? नहीं नहीं, अब तो स्टूडियो से लगेंगे, अब हम आ गए ना। ये और ये एक ही तो है, ये अलग अलग थोड़ा ही है भाई। बाल मुकुंद जी यार बहुत अजीब बातें कर रहे हैं तुम तो। 2-4 दिन हम क्या अब्सेंट रहे। अब देखो मान लिया, देखो सवाल को देखो, एग्जामिनर ने ये कहा कि हमने कोई एक कैपेसिटेंस इस तरह से बनाया जिसके ये D2 है, इसमें तो हमने हवा रखी और ये D1 है जिसमें हमने एप्सिलॉन R वाला एक पदार्थ ले लिया है जी। तुम्हें चित्र दिखा दिया और एग्जामिनर ने कहा कि काम कर दो, इसके लिए सिंपल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख दो। भाई 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना, ना किसी कैलकुलेटर की ज़रूरत, ना किसी गणित की ज़रूरत। आपने कहा ठीक है जी, एप्सिलॉन नॉट A, ये तो बेसिक तरीका है, अपॉन में ये D1 है, D1 हिस्से में सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी, ठीक है, प्लस D2 बटे हवा में कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया जी सर 1।
ये इसका कैपेसिटेंस लिखने का तरीका है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन आर का मान अगर देगा तो रखेंगे, नहीं है फॉर्मूला बता रहा हूँ ना मैं। तो एप्सिलॉन आर का मान कोई निर्धारित थोड़ा ही होता है, कोई 1 देगा, कोई 10 देगा, कोई 100 देगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब जैसे कि ये भी ध्यान दीजिएगा, हमने टोटल देखो यहां डी ले लिया, ठीक है भाई, और कहा ये कि इसमें हवा है टी में। मतलब ये अलग अलग रूप है भाई, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। और ये वाले हिस्से में एप्सिलॉन R1 है। चलो आपको कहा कि इसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखो। मतलब अपने बेसिक से भटकने की जरूरत नहीं है, जो एक बार सीख लिया हो उसे पकड़ लो। हमने कहा जी देखो C बराबर, सर अभी हमने ये सीखा एप्सिलॉन नॉट A बटे में, भाई T है, T बटे तो 1, क्यों हवा के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 होता है, प्लस ये दूरी कितनी, नहीं ये दूरी D माइनस टी हो गई ना भाई। टोटल D था, इसमें से T एक गायब हो गया तो D माइनस टी बचा, तो D माइनस टी बटे में क्या करना है एप्सिलॉन R1, इतना फैराड। ये कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होगा इस तरह के सेटअप के लिए। मतलब जरूरी नहीं, इसलिए कह रहा हूं कि यार ये ना नॉर्मल पुराना हो गया ये फॉर्मूला ना अब तक, और यहां तक तो सब रट्टा मार के जा रहे हैं। अब समय लगना नहीं, समय वही 5-10 सेकंड है। अगर किसी को आता है तो वो देखते ही बता देगा कि इसका ऑप्शन तो ये है। तो यहां से आगे थोड़ा सा ये बढ़े कि अगर अलग अलग तरह के डाइलेक्ट्रिक मुझे दिए गए हों, जैसे ये दिया है, तो मेरा लिखने का ये तरीका है। अब इसमें ये भी हो सकता है एक हिस्से में हवा दे दे, एक हिस्से में कोई पदार्थ ये दे दे, दूसरे हिस्से में कोई अन्य पदार्थ दे दे, तो लिखने का तरीका ये है। चलो ले उतारो इसको फटाफट से। नहीं नहीं, उससे मतलब ही नहीं है सिरे से अंदर वाले से, बाहरी तो सरफेस पे रहता है ना वो तो।
आज या कल से देहरादून उत्तराखंड में पूरे एरिया में मानसून बड़े अच्छे से दस्तक दे जाएंगे हैं। तो तुझे किसने कहा था नीचे हरिद्वार जा? मैं भी गया था भाई शनिवार को। केदारनाथ रात को 4 बजे, मतलब सुबह 4 बजे 0 डिग्री टेम्परेचर था। वन डिग्री और 2 डिग्री नॉर्मल है, जैसे दिन में धूप वूप लगती है तब जाके 6-7 डिग्री तक होता है। ऋणात्मक ही है। सारे कर लिए सवाल? ये सर ज्यादातर मतलब उसमें जो जो कुछ क्वेश्चन मतलब वो हुआ उसको नोट करके पता चल सकते हैं। एक दिन इसी पे दे। कितने पेजेस है? लिख लिया, आगे चले। देखो अभी हमने जो प्लेट का एरिया है ना, इन सब केस में प्लेट का एरिया समान है, बीच की दूरी तो अलग अलग बदली है ना। अरे लिख लिया भाई, थोड़ा गति से लिख लो बस, खत्म हो जाए ना ये, कल फिर मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे। तो एक तो नॉर्मल ये केस था जिसमें प्लेट के जो बीच की दूरी के हिसाब से अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने भरा हुआ था। एक ये भी हो सकता है कि बीच की दूरी d है, लेकिन यहां प्लेट का एरिया ऊपर वाले पे A1 है और यहां A2 है। इस वाले में कोई रिलेटिव परमिटिविटी या कोई पदार्थ भर रखा है, नीचे वाले में हमने हवा भर दी। ये भी तो हो सकता है भाई, ये भी बना सकते हैं। मतलब कि पहले हमारी जो बीच की दूरी थी इसके हिसाब से अलग अलग पदार्थ को हमने भरा हुआ था। अब क्या है कि अलग अलग तरह का जो क्षेत्रफल है, ऊपर वाला बीच की दूरी वही रखी, ऊपर A1 है नीचे A2 है। तो अगर ये दे दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा इसके लिए कैपेसिटेंस लिखेंगे C1 और इसके लिए लिखेंगे C2। चलो भाई C1 का मान बोलो। अरे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A1 बाई D, ये लिखोगे C1 का मान। C2 का मान लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D। ये टोटल नहीं आया अभी। टोटल कैपेसिटेंस लिखने के लिए C टोटल बराबर सिर्फ छोटा सा कस करना है C1 प्लस C2 फैराड। अब चलो थोड़ा सा आपके दिमाग का देखें कि क्या चीज समझे नहीं समझे। एक सवाल ये दिया, एप्सिलॉन R1 ऊपर वाले के लिए एरिया है जो A1 है, ये पूरा D है। इसके लिए A2 है, ठीक है, नीचे A2 बनाया और A2 में एक छोटी सी कलाकारी ये कर दी, टोटल D में से भी
टी में एप्सिलॉन R2 भर दिया। अगर ये टी है बेटा तो ये डी माइनस टी हो गया, इसमें छोड़ दिया हवा। कुछ नया नहीं है, पहले वाले को और इसको मिला के दे दिया। तरीका वही है। आपने कहा जी ऊपर वाले के हिसाब से हमने C1 लेना है, नीचे वाले के हिसाब से हमने C2 लेना है। C1 C2 बेटा स्टैंडर्ड नहीं है, आपका मर्जी है, CA CB ले ले। तो आपने लिखा जी, देखो C1 लिखने का तरीका हमने सीखा है, जो नॉर्मल हमारा मेथड है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A1/D, ये C1 है। C2 बराबर में, अब देखो एप्सिलॉन नॉट A2, यहां तक तो ठीक था। अब नीचे ये चलना है, ये बताओ ये दूरी कितनी थी? बिल्कुल D माइनस टी, सापेक्ष विद्युतशीलता हवा में 1। अरे ये यार, और इसके लिए दूरी कितनी है? T, सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R2, ये आ गया C2 का मान। अगर तू इसे नहीं समझा भाई तो इसका मतलब तुम इसे भी नहीं समझे। अरे नीचे वाले में कुछ अलग थोड़ा ही, ऊपर वाले एक अलग था, नीचे वाला यही तो केस है फिर जो ये वाला बना रखा। भाई हवा है, हवा के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता 1, बीच की दूरी कितनी थी? D माइनस टी बटे 1, प्लस लगाना है, बीच की दूरी कितनी है? T बटे सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R2। C1 C2 लिख दिया तो C टोटल फिर आसान हुआ जी, C1 प्लस में C2। अगर प्लेट का एरिया अलग दिया जाएगा, यहां देखो इसमें क्या अंतर है? अरे एरिया अलग अलग कर दिया, सॉरी वो बीच की दूरी, एरिया तो यही है। इसमें क्या था? ऊपर वाले हिस्से का एरिया अलग है, नीचे वाले का अलग है, तो वहां C1 और C2 निकाल के दोनों को जोड़ देना है। ये वाला केस था, ये सवाल जो मैंने लिया ये कुछ अलग थोड़ा ही था। ऊपर वाले का हमें C1 लिखने का तरीका पता है, नीचे वाले में इसने मिक्स कर दिया, एक हिस्से में एप्सिलॉन R2 दे दिया, एक में हवा, तो ये वाले केस का हमने C2 लिखना अभी पुराने वाले में सीख लिया। एप्सिलॉन नॉट A2 एरिया अपॉन में T लिखे, T का क्या है? सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन R2 प्लस में यहाँ कितना है? D माइनस टी बटे 1, दोनों को जोड़ दीजिए। चलो तो ये वाला जो हमारा समांतर प्लेट वाला है वो हमारा हुआ देखो समाप्त, फिर आगे चलेंगे।
गया ये? आगे चलें? इसमें सर बगल में तो एरिया अलग अलग करने को नहीं दिया है। ना ना ना, बनेगा ही नहीं ना ऐसे। नहीं तो एप्सिलॉन R1 ही है यार दोस्तों, ये वाला ना, ये R1 ही है। लिख ले सबने भाई? हो गया? लिख लिया जी? देखो नेक्स्ट लिखेंगे एक अलग गोलाकार सतह के लिए धारिता। अरे नवनीत रुक जाओ जरा, एक बच्चे को डोज दे दो। नवनीत जी नींद में है भाई? हैं? नींद नहीं उतरी क्या? ये लाइव क्लास चल रही है किसकी है? यहाँ तो ABC बैच का मैटर ही खत्म है, लाइव क्लास नहीं चल रही। अरे नींद उतार लो भाई, बस नींद में ही चल रहा। ये कह रहा है लाइव क्लास क्यों नहीं हो रही बैच में। एक अलग गोलाकार सतह के लिए धारिता। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल भी है और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहता है। ये कोई एक सतह है जिस पर आवेश जो है वो Q लिया, ठीक है जी। और भैया इसकी जो रेडियस है बेटा, ये लिए हमने स्मॉल r, कैपिटल R, जो आपकी मर्जी आपने ले लिया। तो इसमें कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पर बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। देखो इसके लिए आप मुझे ये बताइए कि वोल्टेज का सूत्र क्या सिखाया? V बराबर नहीं, वोल्टेज इस तरह के सतह पर ये बनवाए नहीं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाई R।
ये बनाया था हमने, अरे सिखाया नहीं था ये, तो ये वोल्टेज का सूत्र है। अच्छा जी, चलो बढ़िया बात है जी। फिर Q बराबर हम सीखते हैं बेटा C इंटू V, सीखते हो? तो C बराबर में बेटा ये भी सीखते हो, ठीक है जी। अब V का ये मान हम यहां से यहां रखने लगे हैं। हमने कहा जी Q अपॉन इस वोल्टेज के मान को अगर हम रखें Q, ये बटे में आएगा तो ऊपर भेज दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R, Q से Q कैंसिल, ठीक है। तो भैया कैपेसिटेंस का सूत्र बना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू रेडियस R, बन गया। तो भैया कैपेसिटेंस का जो मान है, गोलाकार सतह जब भी आपको दी जाए तो इसका ये है C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D नहीं है। सूत्र क्या है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू रेडियस, ये सूत्र होगा। हाँ देखो ना गोलाकार कोई भी, कैमरा नीचे कर दो, ऊपर कर दो, अपनी स्क्रीन पर 2 बार टच करो, अपने आप से स्क्रीन एडजस्ट हो जाती है। लिखो और एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखो। लिख लिया जी? अच्छी जो बारिश होती है ये किसी पदार्थ के थ्रू होती है या ये हवा में होती है? अरे जो बारिश होती है ये हवा में होती है या तेजाब में होती है? हवा में होती है ना भाई, किसी पदार्थ में तो नहीं होती है। बारिश नॉर्मली जो नेचर में हो रही है हवा में ही तो हो रही है। बहुत बढ़िया, पता है यार आपको। एक छोटा सा सवाल लिखेंगे, और ये भी पता होगा कि हम नॉर्मली यही मान के चलते हैं कि बारिश की जो बूंदें हैं वो एक गोलाकार रूप में ही होती है ना? अच्छा, क्या किसके कारण? अच्छा, सरफेस टेंशन के कारण। अच्छा चलो फिर लिखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल। बारिश की प्रत्येक बूंद की त्रिज्या 3 mm बारिश की प्रत्येक बूंद की त्रिज्या 3 mm है तथा 27 छोटी बूंदों को मिलाकर तथा 27 छोटी बूंदों को मिलाकर तथा 27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण होता है।
27 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण होता है। भाई बारिश हो रही है, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या 3 mm है। अब 27 को मिलाकर एक बड़ी बूंद बन गई। ठीक है जी, 27 को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण होता है। तो बड़ी बूंद का या बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए। लो, मार्केट में नया नया न्यूमेरिकल है। बड़ी बूंद की धारिता ज्ञात कीजिए। नहीं, ये देखो फॉर्मूला सामने, ये दिया तो है फॉर्मूला। अच्छा जी, करोगे या नहीं भाई? बारिश की प्रत्येक बूंद का, यानी छोटी जो बूंद है उसकी त्रिज्या 3 mm है। ठीक है भाई, और 27 को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण हुआ है। तो बड़ी बूंद का धारिता ज्ञात कीजिए। रसिया -18। क्या किया तूने? अच्छा, और आर का मान क्या लिया? आर आर रेडियस रेडियस। अच्छा, हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। 27 से गुणा कर दिया। अच्छा, नहीं नहीं, एक मिनट थोड़ा सा। हमेशा तुमने ऐसी देखी है क्या कि एक बूंद ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसी जुड़ती देखी कोई बूंदे? अरे मेरी बात तो सुन लो, अपनी अपनी ठोक रहे। ये बूंदे ऐसे जुड़ती है क्या 27? ऐसे जुड़ के एक बड़ी बूंद बनेगी? 27 से गुणा कब होगी? जब ये ऐसे जुड़ेगी। ठीक है, अब इतना 27 से ही गुणा करनी होती तो फिर सवाल काहे का लिखवाते? चलो जी, हमने कहा कि भाई एक बड़ी बूंद है, समझिए जरा। अब इस बड़ी बूंद की रेडियस हमने आर ले ली, कैपिटल आर। ठीक है भाई? अरे ठीक है, तो C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कुछ नहीं लेना है, 1 होता है, इंटू रेडियस क्या है? आर। आपने कहा मामला सेट हो जाएगा यदि रेडियस आर पता चल जाए। है जी? चलो भाई, अब हमने 27 छोटी बूंदों को मिलाकर, ये कितनी बूंद है? 27, और प्रत्येक की जो रेडियस है स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मान मतलब 3 mm है। अच्छा जी, है कितना? अभी देखते हैं।
तो एक बात बताओ यार, ये 27 बूंद मिलकर जब एक बूंद बनाती है, इनका आयतन बदलता है क्या? 27 बूंद का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर। अच्छा, तो मैं ये लिख लूं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 27 बूंद गुणा 4/3 पाई। अरे 27 छोटी बूंद का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर है, और गोलाकार सतह का आयतन यही तो होता है भाई। बाहर से कुछ मिलाया थोड़ा ही, 27 छोटी छोटी बूंद को मिलकर ही तो एक बड़ी बूंद बनी है। तो इससे ये कैंसिल हुआ जी। तो r की पावर 3 बराबर में 3 r की पावर 3 ये लिख सकते हो यार। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो भाई r बराबर में 3r हो गया, क्यूब क्यूब कैंसिल, तो 3 गुणा 3 mm, यानी कि ये मिल गया हमें 9 mm। तो बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का रेडियस कितना है? 9 mm। अब c बराबर में 4 पाई 8.854 10 की पावर -12 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -3। आप तो 10 की पावर -6 भी गलत कर रहे हो। हैं? नहीं नहीं, आपने 10 की पावर यहाँ कितना रखा था? तो 6 क्यों आया? स्क्वायर थोड़ा ही कर रहे हैं भाई। ये सॉल्व करिए, कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अरे भाई बड़ी बूंद का रेडियस r मान लो। आपने कहा जी सूत्र ये है, अगर रेडियस पता चल जाए बड़ी बूंद का, ए भाई दोस्त, अगर बड़ी बूंद का रेडियस पता चल जाए तो सारी बीमारी का हल हो जाएगा। आपने कहा जी देखो 27 छोटी बूंद का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। अगर मैं 27 के बजाय 56 देता तो 56 छोटी बूंद का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होता है। बस, तो ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब, भाई 27 का कितना 4/3 पाई आर क्यूब। हमने स्मॉल आर का मान हमने दे रखा है, तो हमें मिल गया 9 mm। है 10 की पावर -6, अब -6 कर लो। किसने बताया कि mm से अगर मीटर में करे तो -6 है? हो गया। अगर इस पर न्यूमेरिकल ज़रूरी ना है, अगर इस पर न्यूमेरिकल ज़रूरी नहीं है, तो ये बता दूं कि ये फॉर्मूला ज़रूर आ सकता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं करना। और ये फॉर्मूला थोड़ा नया भी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग उसी की फॉर्मूले पर टिक लगाएंगे, C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D पर। ठीक है, देख लिया? देखो हल करके देख लो इसे यार, कितना आया? 1000 10 की घात -15।
1 पिको फैरेड लगा लो फिर। है भाई 1000 हो गया ना ये, तो 1 पिको फैरेड ही हो गया फिर, और क्या है। हैं? 10 की घात -15 को पिको कब कहा? हाँ हाँ 1 तो सही तो है, 1 पिको फैरेड। अरे 1000 है यार, 1000 10 की घात 3 होता है, 10 की घात 15 में से गया तो 10 की घात -12। क्या बात बाल मुकुंद जी। वैक्टो लैक्टो इनको छोड़ दिया तुमने। नहीं होता क्या? राकेश तो कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा आज है। भाई जैसे तनख्वाह लेनी वैसे करेंगे, इसमें एग्जामिनर थोड़ा ही कह रहा तुम करो, छोड़ दो। वैसे एक बात बता दूं, इसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। 4 दिया 12 हो गया, मतलब 1000 लाने के लिए 12 की 8 में करोगे, पॉइंट में नहीं भी अगर करोगे, ठीक है 96 के लगभग कुछ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे, पॉइंट वाले तुमने कंसिडर नहीं करेंगे, तब भी तुम्हें 900 सवा 900 मिल रहा है ये, ठीक है। अब एग्जामिनर ऐसा होगा नहीं कि एक 1 पिको फैरेड दे और एक 0.9 पिको फैरेड दे, ऐसा कभी नहीं देगा भाई। 10 की पावर ये देखो ना, -15 है ये, -15 अब 1000 लाना, ये 9 है, 4 या 12 दशमलव वाले को छोड़ दो, अब ये 9 है देखो, 8.8 मतलब 9 है, तो 108 हो गया, 108 गुणा 9 वही 1000 के आसपास बनेगा, तो वही 1000 लिख लो। मतलब दशमलव वाले को कैलकुलेटर ने तो जबरदस्ती क्या इंक्लूड करना। क्या हुआ? ऐसा भी दिक्कत है कुछ है? किसकी? किसने बताया? नहीं किसने बताया तुम्हें? नहीं सोनवीर सर ने ये भी तो कहा होगा कि जब मैं ख़त्म करूँगा। लो फटाफट से इसे देखो एक बार, पढ़ो इसे फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। जो चल रहा वो तो समाये नहीं जा रहा, बाकी को खींच लो। वो 10 की घात -15 को पिको बता रहा, तुम कुछ और बता रहे, तुझे कंप्यूटर चाहिए, ये कुछ और बता रहा। जो चल रहा है वो तो पढ़ाइए, इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो। फॉर्मूला देखो कैसे लिखे हमने, लिख लोगे? फिर ये वाले फॉर्मूला देखो। अरे मैंने यही लिखवा के ख़त्म नहीं किया कि भाई कैपेसिटर में ये स्टोर हो गया, यहाँ स्टोर हो गया, ये चीज़ें ना करके थोड़ा सा फॉर्मूला वाले पे फोकस कर लिया,
थ्योरी वाली अब लिखाऊंगा तुम्हें, हो गया, लिख लेंगे। बस छोड़ अपना, जब नहीं है तो फिर दिक्कत, फिर छोड़ अपना, क्यों प्रयास कर। ये तब से इसका चेहरा देख ले रहा हूं मैं, ये इस वाले को आज तक नहीं समझ पाया, और जब ये इसे नहीं समझ पाया तो मैं गारंटी दे रहा फिर ये इसे नहीं समझ पाया। ये समझ में आया तो नीचे वाला कुछ अलग थोड़ा ही है। अरे ऊपर वाला A1 के हिसाब से लिख लिया भाई है, तो फिर तो इसे भी नहीं समझा, ये गारंटी मेरी नहीं। ये कैसे लिखा ये बता तू मुझे। अच्छा अब आ जा, यहाँ कितनी है दूरी है? अच्छा, और हवा है तो क्या लिखेगा, फिर प्लस करेगा, फिर क्या ये टी है तो टी बटे क्या लिखेगा है? एप्सिलॉन R2 को ऊपर लिखूं? हाँ तो तू तो पता नहीं क्या क्या लिख सकता है, तेरे कहने से क्या हो रहा है यार, मैं पता नहीं क्या, हम क्या गलती कर रहे हैं भाई। इसे पढ़ो जरा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस गया तो हवा अगर लेकर चलोगे तो वो लिखोगे, उसमें क्या, हवा लेके चलोगे तो वो लिखा तो रखा तुम्हें गुलाम के नियम में, अगर हवा होगा तो 9 × है। आप ये लेते एक अलग गोलाकार सतह हवा में रखा है तो एप्सिलॉन R की बजाय 1 लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू लिखते हैं 9 × 10⁹, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई। ये वाला जो वैल्यू है इसका मतलब 9 × ये वाले का मान नहीं, उल्टा मत करो, ये वाले का मान, हाँ उल्टा, तो वो तो वैल्यू देगा तो तब लिखेंगे ना, अगर हवा दे रहा है तो। फिर ये न्यूमेरिकल देखो, हो गया ये, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो फिर छोटा सा एक चीज और लिख लो, कुछ पॉइंट मेंशन करेंगे भाई। कैपेसिटर में आवेश कहाँ स्टोर होता है, प्लेट में। हाँ, आवेश और डाइलेक्ट्रिक कुछ और नहीं, इंसुलेटर मटेरियल है ये। डाइलेक्ट्रिक में संचित स्टोर होता है। डाइलेक्ट्रिक के आधार पर ही कैपेसिटर का वर्गीकरण होता है। किसके आधार पर होगा? डाइलेक्ट्रिक के आधार पर। ये हमने पहले ही कहा है भाई, माइका लेंगे तो माइका, सिरेमिक लेंगे तो सिरेमिक, पेपर लेंगे तो पेपर, हवा लेंगे तो हवा वाला। कैपेसिटर प्लेट की मोटाई पर निर्भर करता है क्या? मोटाई पर निर्भर
निर्भर नहीं करता। कैपेसिटर प्लेट की मोटाई यानी थिकनेस, मोटाई है ना, उस पर निर्भर नहीं करता। बाकी ये हमने ऑलरेडी लिख लिया, Q बराबर CV, ये की पॉइंट है भाई हमारे। C बराबर Q बाई V। तो इकाई की बात करें तो ये भी आ सकता है, कूलाम पर वोल्ट। किसके बराबर है भाई ये? यस, फैराड के। जो हमने अब तक चीज़ें सीखी है ना, की पॉइंट, ये थे हमारे 3-4 बिंदु, इन्हीं के आसपास में हम लोग अभी तक रहे हैं। चलो यहाँ से आगे आपको कल बताता हूँ।